जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर वादे के अनुसार लेट ही सही आपके बीच आपके साथ मैं मनमोहन मिश्रा कुछ बातों को, कुछ समस्याओं को, कुछ संवादों को, कुछ इरादों को, कुछ एक लोगों के बड़े भयानक इरादों को लेकर के हमेशा आपके बीच आता हूं। आज एक बार फिर आपके साथ, आपके सामने हूं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं और मोदी के परिजनों। खैर, मोदी के तो परिजन है ही नहीं है। बात मुद्दे की, तो आज का मुद्दा है, अगर सीधी बात दो शब्दों में, आज अपने टैगलाइन में मैंने यही लिखा है कि मोदी सिर्फ देशद्रोही नहीं है, वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए भी खतरा है। इस बात को आप विस्तार से जब आपके सामने रखूंगा तो आप समझ जाएंगे। मेरे दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और पहले दिन उन्होंने पहले दिन नहीं, तीसरे दिन 25 तारीख को शायद उन्होंने 2014 में 25 तारीख को वो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया था, शायद जून, ऐसे ही कुछ है, एक आध दिन इधर हो सकता है। और 26 छोड़ा और 27 को वादा उनका था, तो 27 को उन्होंने काले धन पर एसआईटी गठित कर दी और उस पूरे काले धन को अंडरग्राउंड करने का इरादा बना लिया। उसी दिन से नरेंद्र मोदी को मैं समझ गया और उनका विरोध करता हूं और खुलकर करता हूं, और दुर्भाग्य से इसके लिए जेल भी जाके आया हूं, भले ही एक दिन के लिए सही। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या करते हैं नरेंद्र मोदी, ऐसी क्या बुराई है नरेंद्र मोदी में, ऐसी क्या कमी है नरेंद्र मोदी में, ऐसी क्या बात है जिसके कारण मैं ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ देशद्रोही नहीं, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के लिए भी खतरा है। अब देश की संप्रभुता के लिए खतरा कहां है? जैसे चीन से अपनी दोस्ती निभाते हुए, अपनी नहीं मतलब इनके आका, इनके मालिक अडानी की दोस्ती और व्यापार चीन से है, इनको भी फायदा है। और चीन के द्वारा, चीन और अमेरिका के सहयोग से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। ये आप जाने या ना जाने, मैं बहुत बार बता चुका हूं पूरी उसकी इनसाइड स्टोरी। लेकिन अगर इतना ही कहना है, यहां प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने वो कर्ज चुकाया, अब तक चुका रहे हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ मोदी, चीन और अमेरिका दोनों के साथ, चीन सबसे ज्यादा, जो कि हमारा पारंपरिक पड़ोसी दुश्मन है, तो चीन के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते साठगांठ और अमेरिका के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते और डील और साठगांठ, ये दोनों रिश्ते देश की संप्रभुता के लिए भी खतरा है। ठीक है, देश की एकता के लिए नरेंद्र मोदी खतरा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप दिन रात, जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं आज तक, इसी समस्या को पूरा देश झेल रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारना, कहीं गुंडागर्दी के जरिए किसी बहाने से लोगों को मारना और जिंदा जला देना, कहीं दो समुदाय को इस तरह लड़ा देना कि दोनों आपस में मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं। और सिर्फ ये बात दोस्तों अब हिंदू मुसलमान तक नहीं रह गई है।
नरेंद्र मोदी ने अपने नफरत और अपने एकता के लिए खतरा हिंदू मुसलमानों तक जो नफरत फैला रहे थे वो तो थे ही, अब तो हिंदुओं को ही लड़ा रहे हैं, छोटे बड़ों को लड़ा रहे हैं, ऊंच नीच को लड़ा रहे हैं, अच्छे बुरे को लड़ा रहे हैं, मियां बीबी को लड़ा रहे हैं, परिवार परिवार को लड़ा रहे हैं, समुदाय समुदाय को लड़ा रहे हैं, किसान और पूंजीपतियों को लड़ा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी देश की एकता के लिए खतरा बन चुके हैं और वो साबित हो चुका है। सबसे बड़ा उदाहरण है मणिपुर की घटना, मणिपुर में जो हुआ। नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि अब वहां शांति बहाल हो रही है, इसकी खुशी है, शांति होनी चाहिए और इसकी खुशी सबको होगी, खास करके वो जो झेल रहे हैं उनको तो ज्यादा। सवाल ये नहीं, सवाल इतनी बड़ी अशांति आई कैसे, सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। और अब अगर सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार है और सरकार ने ही ये सब कुछ करवाया है जैसा कि वहां की रिपोर्टें हैं, तब तो एकदम साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी देश की एकता के लिए खतरा हैं और वो आग वो पूरे देश में लगाना चाहते हैं। नूह की घटना आपने देखी, हरियाणा की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे देश में वो चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें और मरें। जब लोग आपस में लड़ेंगे और मरेंगे तभी नरेंद्र मोदी के अडानी सुरक्षित रहेंगे और नरेंद्र मोदी की कुर्सी सुरक्षित रहेगी। लोगों की शिक्षा अस्वस्थ होकर मरेंगे और शिक्षा नहीं लेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तभी तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। और इसका कोई कुछ कहते हैं कि प्रमाण की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल सेट है, सामने है आपके। नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत में क्यों हर आदमी नरेंद्र मोदी की नस नस से वाकिफ हो चुका है और दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं है, यहां तक कि शायद एक वोट भी ना मिले। अब अगर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता, अगर दक्षिण भारत में वो इसलिए नहीं मिलता कि नरेंद्र मोदी के लिए मिलता है, नरेंद्र मोदी की नफरती चालों के लिए मिलता है, नरेंद्र मोदी के विघटनकारी कामों के लिए मिलता है, इसलिए नहीं मिलता। लोकल नेता जो होते हैं, लोकल लीडर होते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत प्रभाव में लोग पार्टी न देख करके वोट दे देते हैं, वही वोट भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से मिलता है। और उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि 100% एजुकेशन कम से कम केरला और तमिलनाडु में है, आंध्रा और कर्नाटक में भी लगभग पहुंच चुका है 100% एजुकेशन। इसलिए नरेंद्र मोदी को कोई नहीं पूछता दक्षिण भारत में। अब उत्तर भारत में क्यों पूछते हैं? ये समुदाय या उत्तर भारतीयों की गलती नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की साजिशें हैं, चालें हैं। वहां के लोग अशिक्षित हैं, ज्यादा, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट भी मिलता है, आग लगाने में भी कामयाब हो जाते हैं, लोगों को बांटने में भी कामयाब हो जाते हैं। समुदाय मतलब जितने भी कहा कि नफरत के जितने भी बीज वो बोते हैं पूरा पेड़ बन के उगता है। लेकिन दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी के नफरत का बीज जमीन के अंदर ही सड़ जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। यही अंतर है और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण है।
चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। बात क्या है कि नरेंद्र मोदी देश की एकता के लिए खतरा है। मैंने संप्रभुता की बात बताई कि देश को चीन के हवाले कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। आज चीन चाहे जितनी बड़ी हिमाकत कर दे, और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, भले ही शी जिनपिंग को झूला झूला दिए हों, लेकिन झूला झूलते समय भी पीठ में छुरा ही मार रहे थे शी जिनपिंग। लेकिन क्योंकि वो उनकी फितरत है, वो चीनियों की फितरत है, वो इस फितरत में माहिर है। लेकिन नरेंद्र मोदी देशद्रोही यहां साबित होते हैं, क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत रिश्ते, वादे और अपने लाभ या अपने अडानी के लाभ को देखते हुए चीन को लाल आंख दिखाने को कौन कहे, आम साधारण तरीके से बैठकर सामने बात भी नहीं कर पाते, अपनी समस्याओं को रख भी नहीं पाते, हमारे साथ हो रही ज्यादतियों को नहीं रख पाते। हमारी पेट्रोलिंग कम कर दी गई, जहां तक हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी, अब वहां तक नहीं कर पाती। चीन ने हमारे भारत के अंदर आकर के हमारे सैनिकों को मारा था, मारकर वापस चले गए। वो मारे गए नहीं मारे गए ये विषय नहीं है। विषय ये है कि चीन ने हिमाकत कौन सी की, उसको हिम्मत कैसे हुई, और वो हिम्मत हुई नरेंद्र मोदी की कायरता के नाते। तो इस कारण से इन सब के बावजूद भी नरेंद्र मोदी आज भी चीन से आयात पर डिपेंड है और भारत को डिपेंड रखना चाहते हैं। अभी जियो का जो लैपटॉप आ रहा है वो चाइना ही बना के दे रहा है, उसका इंस्ट्रूमेंट एक एक स्क्रू चाइना से आ रहा है। जियो तो असेंबलिंग करेगा, आपको मेक इंडिया बताया जाएगा, लेकिन इंपोर्टेड चाइना का ही है, यानी आयात चाइना से। आज भी हम चाइना की इकोनॉमी का लगभग 30% के आसपास हम देते हैं उसको अपना घर चलाने के लिए और खर्चा चलाने के लिए। अब हम कितने समझदार हैं, नरेंद्र मोदी कितने सक्षम प्रधानमंत्री हैं, या फिर जो मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी देश की संप्रभुता के लिए भी खतरा है। ठीक है, अब रहेगी बात एकता, जिसके लिए मैंने बता दिया कि मणिपुर से बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, उन्होंने इसी को हथियार बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, नफरत को ही हथियार बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। और ये प्रयोग जो है उन्होंने गुजरात से शुरू किया था, गुजरात में दंगे करवा करके, गोधरा की घटना करवा करके, और उसके सारे राजदारों को मरवा के या जेल में डलवा के। तो कहने का अर्थ यह है कि जो प्रयोग उन्होंने गुजरात में किया था वो पूरे भारत में करने की कोशिश किए और अभी भी कर रहे हैं, उसका फायदा भी उठाए। भारत के बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते, नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सच यही है। तो नरेंद्र मोदी देश की संप्रभुता के लिए खतरा भी है और देश की एकता के लिए भी खतरा है और देश की अखंडता के लिए भी खतरा है। वो कैसे? आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों, मतलब जहर बोने की नीतियों के कारण, नफरत फैलाने की नीतियों के कारण, नफरत बोने की नीतियों के कारण, लोगों को लड़ाने की नीतियों के कारण मणिपुर को आपस में लड़ा दिया, मणिपुर को दो भागों में बांट दिया, मणिपुर के दो समुदाय को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया और
दो भागों में बांट दिया। राहुल गांधी ने जो कहा संसद में कि नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत मां की हत्या मणिपुर में की, हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में की। एक हमारी मां यहां संसद में है और हमारी दूसरी मां भारती की हत्या उन्होंने मणिपुर में की। ये एकदम से सच है। खैर, अब तो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहे हैं राहुल गांधी। उस विषय को छोड़ते हैं, अगर उस विषय में जाएंगे तो उधर ही रह जाएंगे। अब यहीं रहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए भी खतरा हैं, सिर्फ देशद्रोही नहीं है। अब लेकिन मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी बड़े आराम से पहले तो सिस्टम के पीछे छुप करके लोगों पर वार करते हैं। जो एक कायर से कायर व्यक्ति करता है, या ऐसे कह सकते हैं कायर से कायर व्यक्ति करता है, सिस्टम के पीछे छुपता है या फिर किसी नफरत के पीछे छुपता है, अपने आप को छुपाता है, वही नरेंद्र मोदी करते हैं। अब इतना पूरे सिस्टम के पीछे छुप करके नरेंद्र मोदी उन पर वार करते हैं जो उनके लिए, उनकी नीतियों के लिए, उनके कर्मों के लिए सवाल उठाते हैं या खतरा बन चुके हैं, जैसे राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत निश्चित है और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अंत 2024 में होगा। नरेंद्र मोदी ने बड़े विश्वास के साथ यह बात तो कह दिया कि 2024 में फिर मैं इसी लाल किले से भाषण दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी संसद में भी नहीं पहुंच पाएंगे। यह मेरा चैलेंज है। गुजरात से अगर चुनाव लड़ें तो शायद वो संसद पहुंच भी जाए। बाकी भारत के किसी कोने से चुनाव लड़ करके नरेंद्र मोदी संसद नहीं पहुंच पाएंगे और नहीं पहुंचेंगे। बाकी प्रधानमंत्री बनना और झंडा फहराना तो मुंगेरी लाल के सपने जैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया से अपने दुष्कर्मों को छुपाते हैं तो वो छुप जाता है, ऐसा नहीं है। अब लोगों तक बात पहुंच रही है। उनके सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया, डाबर मीडिया से ज्यादा पावरफुल आज सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंच रही है और लोग उस बात को समझ रहे हैं, लोग उस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों के, आम आदमी के रिएक्शन को भी मीडिया जब नहीं दिखाता तो कैसे पता चलेगा कि आम आदमी क्या सोच रहा है, आम आदमी क्या चाहता है। आम आदमी तो आपने देखा कि अपनी समस्याओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर नरेंद्र मोदी के राज में घसीट घसीट कर मारी गई और उनका बलात्कारी दोस्त, उनका आका, उनका साथी, उनके गुरु का गुरु, यानी अटल बिहारी वाजपेयी का भी गुरु, क्योंकि यह गुरु की पदवी बृजभूषण शरण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दी थी। तो उनके गुरु का गुरु के साथ खड़े रहे, उसको कुछ नहीं हुआ।